हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप कर रहे हैं अपनी अच्छे से कंटिन्यूअसली। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 11 का पार्ट 2 है। तो मॉक टेस्ट पे जाने से पहले हम माँ सरस्वती के चरणों में शीश झुकाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद लेने के बाद सीधा चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 पे। तो इसके पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको रीजनिंग और जीके दे दिया था। अभी पार्ट नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा ये। तो ये आपका रहेगा मैथमेटिक्स और इंग्लिश का रहेगा। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे मैंने कुछ एक मॉक्स। अब आगे से जो मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, मॉक नंबर 12 से लेके, वो आपको फुल मिलेंगे। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। वो जो है वो पार्ट 1 नहीं मिलेगा। चलो, ये टारगेटेड एग्जाम आपको पता ही, एसएससी सीजीएल 2024 ऑल, मतलब इसके अलावा ऑल जितने भी एसएससी के अंदर एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम हमारे टारगेटेड हैं इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माहौल क्या बनाना फिर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक लंबवत बेलन की त्रिज्या, उसकी ऊंचाई, थोड़ा जल्दी करेंगे आप, थोड़ा पॉज करके करने की कोशिश किया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लिया करो। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लंबवर्तुल बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। त्रिज्या यानी आर, ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी कि ये 3 है, ये 1 है। ठीक है। और बेलन की ऊंचाई जो है 2.1 है, ये 2.1 है, ये तो 21 या 63 हो जाएगी। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, यानी 6.3 गुणा में 6.3 गुणा में 2.1। ठीक है। तो 7×9 = 63, 22 में 198, 198 में किसका गुणा करेंगे, 63 का कर देंगे। अपॉन में, ये देख लो, ये अपॉन में 10 लगा देंगे, अपॉन में 10 लगा देंगे, इसके अपॉन में भी 10 लगा देंगे, तो पॉइंट उड़ जाएंगे सारे। 63 का गुणा कर लेंगे पहले, फिर 21 का कर लेंगे। 63 का गुणा करेंगे तो 3 × 8 = 24, और 3 × 9 = 27 और 2 = 29, 3 × 1 = 3 और 2 = 5। ठीक है। उसके बाद में 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54 और 4 = 58, 6 × 6 और 5 = 11। ठीक है भाई। 4 9 8 17, 8 5 13 और 1 14, 2 1 12, 474 आ गया। इसमें 21 का गुणा कर देंगे। 21 का करेंगे तो 21 का पहाड़ा तो अपने को याद ही है। 21 के 84 हो जाएगा, 8 बच जाएगा। और 21 साते 147, 47 और 8, 147 और 8 हो जाएंगे 155। 155 यानी 5 लग जाएगा और 15 अपनी हासिल रह जाएगी। ठीक है। 21 के 84, 84 और 15 कितने हो जाएंगे, 99, 99 यानी 9, फिर हमारे पास 9 बच जाएगा। ठीक है। 21 दूनी 42, 42 और 9 कितने होते हैं, 51। 42 और 9 51 होते हैं ना। 42 और 9 कितने होते हैं, 51। 51 यानी फिर 5 बच जाएंगे। 21 से कम 21 और 5 26, तो 261 पॉइंट कुछ आएगा। तीन तो नीचे जीरो लगेंगे ना, ये 1 2 3 जीरो लगेंगे, 261 पॉइंट ये आ गया। एक चतुर्भुज एबीसीडी है, एक चतुर्भुज एबीसीडी है। उसमें क्या है भाई, सी और डी का समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं। तो चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा चतुर्भुज है, ये वाला, ये हमारा चतुर्भुज हो गया। ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा जो है वो सी है, और ये डी है। सी और डी का समद्विभाजक, सी और डी का समद्विभाजक है वो ई पर मिलते हैं, ई पर मिलते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, कोण ए प्लस कोण बी अपॉन में 2 बराबर कोण ई होता है। ठीक है। ये वाला कोण जब भी निकालना है तो इन दोनों का आधा होता है। अगर ये वाला इधर निकालना होता तो, ये इधर निकालना होता तो, ए और बी का समद्विभाजक करके निकालना होता तो इन दोनों का आधा हो जाता, इनका और इनका आधा हो जाता। तो ए और ए प्लस बी करेंगे। देखो 57 ये दिया हुआ है, सी ई डी, ये तो 57 दिया है। अच्छा, कोण ए कितना दिया है, 47 दिया है। 47 प्लस कोण बी को मैं एक्स मान लेता हूँ एक बार, अपॉन में 2 बराबर ई कितना दिया है, ई 57 दिया है, 57 दिया है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इधर जाके 114 हो जाएगा, यानी कि 47 प्लस एक्स बराबर 114 हो गया। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक 114 में से 47 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 7 गया, 7 बचेगा। और उसके बाद में 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। 67 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। आगे चलेंगे, इसको सोल्व करते हुए चलेंगे, सोल्व करते हुए चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, BODMAS। पहले आपका ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्ट होता है। देखो 40 बटे में ऑफ सोल्व कर देंगे, 40 बटे में 10 आ जाएगा, गुणा में ये वाला अपना फिर ब्रैकेट आ जाएगा। 18 में 6 का भाग देंगे, 3 आ जाएगा, गुणा में 12 में से 9 करेंगे माइनस, तो 3 आ जाएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 करके लिख देंगे यहाँ पे। माइनस माइनस ये आ जाएगा, 3 माइनस माइनस का 5 है, ये माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको काट के मैं +5 ही लिख देता हूँ ना, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, यहाँ पे सीधा 5 लिख दूंगा। ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और भाग 25 है ये।
ठीक है। तो ये तो 4 आ जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे 4 गुना में, 15 तिया 45 और 5 50 हो गया, 50 हो गया। और 25 का भाग देंगे, इसमें 25 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 कहाँ है, ये रहा। सिंपल क्वेश्चन है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। एक किसी कार्य की 25% भाग को 15 दिन में पूरा करता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी कि एक काम वो 15 दिन में करता है, जो 4 काम कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में, यानी कि ये टोटल काम 60 दिन में कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पूरा काम ही टोटल हमारा 60 ही है, और वो 60 दिन लगा रहा है, यानी कि टोटल काम हमने कितना माना, 60 माना, और वो 60 दिन लगा रहा है, कि इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, इफिशियंसी इसकी आ गई 1, यानी एक की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब कह रहे हैं कि वह 15 दिन तक कार्य करता है, एक की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से 15 दिन काम करेगा, तो 15 काम कर देगा। काम कितना बचा, 45। अब ये 45 काम जो है वो शेष, यानी अकेले बी शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, यानी 30 दिन में पूरा करता है बी जो है, बी 30 दिन में पूरा करता है। एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी होगी 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी कि बी की एफिशिएंसी ये होगी, ए की एफिशिएंसी 1 मानी थी। क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। समान कार्य, कार्य कितना माना था, 60 माना था, 60 का 50% यानी 30। और इफिशियंसी देखो, 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 एकम 3, 3 और 3, 2 एकम 2 और 1, 2 और 3 5, 5/2, यानी 5/2 बटे वाली संख्या इधर ऊपर चली जाएगी, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, यानी 12 दिनों में पूरा कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3 लगाता है। 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, यानी कि ए अगर 1 लगाता है तो बी 2 लगाता है। ए अगर ए लगाता है तो बी 2 लगाता है, शेष बी निवेश करता है। यानी कि इसके पास टोटल 3 वैल्यू थी, 3 में से 1 तो ए ने लगा दी और बी ने कितने लगा दी, 2 लगा दी। फिर कह रहे हैं यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ, कुल लाभ कितना होता है, 162,000 इतना लाभ हुआ, और लाभ की वैल्यू कितनी है, 3 है। टोटल वैल्यू कितनी है, यानी कि जिस रेशियो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो के अंदर उसका प्रॉफिट बटेगा। अब मैंने अगर मान लो मैंने मान लो कि 5 रुपए हमारे पास थे, मैं था, एक मेरा दोस्त था, 5 रुपए हमारे पास थे। 5 रुपए में से मैंने तो 2 रुपए लगाए और उसने 3 रुपए लगाए, तो ये 2 और 3 में डिवाइड होगा, बाद में हमारा प्रॉफिट कितने हो जाए, मान लो कि हमारा प्रॉफिट हो गया 15, 15 प्रॉफिट हो गया, मान लो 15 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने में बटेगा। वो बोलेगा यार रेशियो तो ये है, तूने 2 रुपए लगाए थे, मैंने 3 लगाए थे, अब 5 की वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू है, तो मैं 3 लगाए थे, ये लो 3 की वैल्यू मेरे निकाल दो। तो मेरे दोस्त के कितने आ जाएंगे पैसे, 5 या 15, 3 3 9 रुपए आ जाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया। तो यहाँ पे देखो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 5 15 और 3 चौक 12, 3 जीरो। अब किसकी निकालनी है, निकालनी है कि बी का लाभांश बताओ, बी की तो 2 की वैल्यू निकालनी है, 54 दूनी 108, 108 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो जाएगा। अ, 54, 55, अच्छा हाँ 56 नंबर। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि ये सीपी है, ये एमपी है, मार्क प्राइस है, और ये हमारा जो है एसपी है। क्या कह रहे हैं, सीपी 100 था, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 120 अंकित करता है। प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे दो भैया आप। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। एक का उसको लॉस हो रहा है या फिर लॉस नहीं कर रहा, वो छूट दे रहा है, एक ही छूट दे रहा है, तो 9/10, 9/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 108। 108 यानी कि 100 में खरीद रहा था, 108 में बेच रहा है, लाभ कितना हुआ उसका, 8%। आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किस या किन राज्यों में युवाओं की संख्या, 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। औसत संख्या निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, युवाओं की तो यूथ को जोड़ना पड़ेगा। यूथ वाली डंडी कौन सी है, ये वाली है। तो 12 और 8 20, 20 और 11.5, 11.5 में से 1.5 छोड़ दो, 10 जोड़ लेते हैं। 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 9 49, 49 और 1.5 यहाँ छोड़ा था, यानी 50.5 हो गया। 50.5 हो गया। एवरेज निकालने के लिए भाग दे देंगे 1 2 3 4 5 का, 5 का भाग दे देंगे तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास, 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5, 10.1 आ गया। अब कह रहे हैं कि 10.1 से एवरेज से कौन कौन से ज़्यादा है, तो एवरेज से ज़्यादा एक तो ए ही है, देखो 12, ये 12 यानी 10.1 से ज़्यादा है, ये 8 है तो कम है, ये 11.5 ज़्यादा है, 11.5 ये 10.1 से ज़्यादा ही है, यानी दो ही ज़्यादा है, ए और सी ज़्यादा है। ए और सी कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आंसर हो जाएंगे। आगे 6 घंटे एक साथ बजती है और फिर क्रमशः 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल में बजना शुरू करती है, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको एलसीएम ले लेना है, बस कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, 12 का भी चला जाए, 8 का भी, 7 का भी, 6 का भी, 4 का भी, 3 का भी, सबका चला जाए। और एचसीएफ कौन सी होती है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन सब संख्याओं में भाग चला जाए, ये एचसीएफ होता है। रोजाना बताता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं रोजाना बताता हूँ। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम का मतलब कि
संख्या के अंदर सबका भाग जाना चाहिए, तो 12 का भाग देख लेते हैं देख के। 12 का इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसमें जा रहा है? जा रहा है। इसमें 12 एकम 12 और 12 पंजे 12 एकम 12 और 5 बच गया 12 56 में ये भी नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 12 का जा रहा है तो सबका जाएगा, अगर 12 का नहीं जा रहा तो किसी फिर सबका जाए, चाहे 12 का नहीं जा रहा तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। सभी संख्याओं का जाना चाहिए। एलसीएम तभी बनेगा जब 3 का भी भाग जाएगा, उसमें 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा। जब भी आपको लगे ये वाला क्वेश्चन आपको दिखे कि कितने अंतराल में कितने सेकंड बाद फिर से बजेंगी, घंटियों वाला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम में आपको करवाया जाएगा ये। एलसीएफ एलसीएम में करवाया जाएगा ये आपको क्वेश्चन, और मैंने आपको यहाँ पे पहले ही करवा दिया, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कुछ नहीं है, घंटियों का जब पूछा गया तो दोबारा कब बजेंगे तो इनका एलसीएम ले लो कि भाई इतने दिन बाद बजेगी, इतने घंटे बाद बजेगी, इतने सेकंड बाद बजेगी, ठीक है। ऊंची इमारत के आधार से उसके साथ सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु एम और एन के इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। देखो भाई उन्नयन कोण पूरक है, ये इमारत है, ठीक है, और इसके कोण जो है वो अ, ये पूरक है। ये मान लो ये लो, ये अगर थीटा है तो ये थीटा 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब देखो ये पूरक है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन से उतारा है मैंने, ये तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं इसका एक्स्ट्रा, तो कुछ मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन से उतारा है मैंने। अब देखो, अब जब भी आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं दी होगा ना, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री दे देता, यहाँ 45, यहाँ पे 75 दे देता, तब अपन निकाल लेते। लेकिन हमारे पास कोई भी अगर वैल्यू नहीं देगी एंगल की, तो हम कोट और टेन का सहारा लेते हैं। कोट और टेन का सहारा कैसे लेंगे? टेन का सहारा ले लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा? ये टेन थीटा, चलो इसकी पहले वैल्यू तो लिखें, दूरी तो लिखें, ये 72 मीटर है, ये तो 72 है इतनी तो, और ये पूरी कितनी है? ये पूरी है 128, ये पूरी 128 है, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होगा? ये वाला कोण तो 90 डिग्री है, टेन थीटा इस वाले एंगल में बताओ, छोटा वाला जो ट्राइंगल है, इसके अंदर टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा तो ये होगा, ये एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स अपॉन में 72 टेन थीटा हो गया बराबर। दूसरे में टेन थीटा क्या होगा? ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा? उसमें थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तभी तो ये 90 माइनस थीटा है। अगर थीटा यहाँ है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बड़ा वाला एंगल एक 90 डिग्री का हो गया। तो इसमें जो जब भी मैं आपको टेन थीटा निकालने के लिए बोलता हूँ तो आप क्या बोलते हैं कि सर टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। इसका देखो ये वाला आप उल्टा सोचो, यहाँ पे इसको बेस बना लिया इसने, इसको बेस बना लिया, इसको अगर बेस बना लिया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस का मतलब हो गया कि ये जो 128 अपॉन में एक्स हो गया। मुझे लगता है कि आपको 20% समझ में आया। आपको कहाँ तक समझ में आया? आपको यहाँ तक समझ में आया कि मैंने कहा ये उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, यानी कि मैंने इसको 90 माइनस थीटा लिख दिया, इसको थीटा लिख दिया। अब मैं इसको 90 माइनस थीटा को यहाँ थीटा क्यों बना रहा हूँ? देखो, एक दूसरा पेज लेके मैं आपको समझाता हूँ क्यों बना रहा हूँ। मैं दूसरा पेज लेके समझा, पहले यहाँ के आंसर निकाल दूं इसका। पहले चलो आंसर निकाल देता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर जाएगा 72 गुणा में 128। रुको, मैं वो वाला 90 माइनस थीटा और यहाँ पे थीटा क्यों लिया बता देता हूँ एक बार, रुको। और अगर इसका रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स आएगा तो 36 गुणा में 2 है, ये 36 गुणा में 2 है, गुणा में ये 2 गुणा में 64 है। तो इसका रूट लेंगे जब, तो 36 का तो 6 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, 2 गुणा 2 का 2 आ जाएगा, और 64 का 8 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 8 96, 96 हमारा आंसर आ जाएगा। एक मैं आपको जो है वो अ, नई स्लाइड लेके आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कैसे आया। देखो, कुछ भी नहीं है, एक मैंने आपको ट्राइंगल लिया, ये सुंदर सा ट्राइंगल बन गया। ये मैंने आपको कहा कि ये जो है वो 90 माइनस थीटा है। क्यों है? वो क्वेश्चन में दिया गया था, ये पूरक था, ठीक है। ये थीटा है। अब ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि जब भी किसी कोण को अपन राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं तो इसका एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स हो जाता है, और दो जितने भी एंगल बचे हैं, एक तो ये बचा और एक ये बचा। दूसरे ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल होता है, ये पूरा होता है, इसका 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का मान, इसका, इसका और इसका। जब एक 90 डिग्री हो गया तो दो का कोण, दो कोणों का योग जो है वो एक 90 डिग्री ही होगा, तो इसका क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसको अगर मैंने थीटा मान लिया, मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होता, तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाता। अगर मान लो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाता, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एक और बना लेते हैं। इसी तरीके से जो आपको बात समझ में नहीं आई थी वो ये थी कि इसको तो मैंने 90 माइनस थीटा लिया, 90 माइनस थीटा लिया, तो इसको मैंने थीटा कैसे ले लिया? वही सेम बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो? इसमें एक तो 90 डिग्री का है ही है, एक 90 माइनस थीटा है, तो दूसरा थीटा होगा ना कि नहीं होगा? दूसरा थीटा होगा। और मैंने कहा कि जब टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में
बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर तो ये होगा, बेस ये बन जाता है। अगर थीटा निकालते हैं, यहाँ पे थीटा था तो बेस ये था, थीटा यहाँ पहुंच गया तो बेस इधर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज मैंने आपको समझाई है जो आपको समझ में आई होगी। आगे चलेंगे कि किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/8 है, ठीक है भाई। यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 8 है, और हमारे पास ऐसा ही कितना है? ऐसा ही हमारे पास है 1, ठीक है। जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत के आधे के बराबर है, यानी कि मान लो जो हमारी रेट है वो ये 2x है, और टी हमारा है वो x है, ठीक है भाई। वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर है। आधा हो गया देखो, टी टाइम आधा हो गया। अब देखो निकाल के देख लेते हैं, पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, पीआरटी अपॉन में 100 वाला। पी कितना है हमारा? 8 है। आर कितनी है हमारी? आर हमारी 2x है, गुणा में टी कितना है हमारा? टी हमारा x है, अपॉन में 100 आ जाएगा। और इंटरेस्ट कितना दे रहा है? ये 1 दे रहा है, ऐसा ही 1 दे रहा है। अब काटना स्टार्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। 4 को इससे काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से 25 कट जाएगा। यानी कि ये आ गया हमारा 4x² बराबर 25 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5/2। 5/2 आ गया हमारे पास। x बराबर 5/2 आ गया। अब पेन का जो है वो चेंज कर लेते हैं कलर। 5/2 आ गया, x की जगह 5/2 लिखेंगे। 5/2 लिखेंगे तो ये r बराबर क्या आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा 5%। 5% आ जाएगा, ठीक है। r बराबर आ गया 5%। अब कह रहा है कि 15,000 रुपए पर समान साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। 15,000 रुपए, यहाँ लिख लेता हूँ, 15,000 रुपये गुणा में 5% साधारण ब्याज की दर से 8 सालों का जो है वो ब्याज बताना है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा। समान ब्याज दर से बताया तो समान ब्याज दर हमारी 5% आई थी, तो समान कितनी होगी? 5 ही होगी। तो दो जीरो से दो जीरो कट गया। 8×5 40, 40 को 150 से गुणा करेंगे तो 15×4 = 60, 6,000 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो। 70 और 90 के बीच से भी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है। जैसे 70 के बाद में 71 आती है, तो 71 में सिर्फ या तो या 71 का ही भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा। यानी कि और कोई फैक्टर इसका नहीं बन सकता, 2 3 4 कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद में 73 है। 73 के बाद में 74, 75, 76, 77, 78, 79। उसके बाद में 81, 82 और 83। 83, 83 एक प्राइम नंबर है। 83 में किसी का भी भाग नहीं जाता ना, 8 और 3 11 नहीं। फिर है 84, 85, 86, 87। 87 में तो जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। 87 में तो 3 का जाता है। चलो 87, 89, 89। यानी कि ये इतनी संख्याएं हैं 70 और 90 के बीच में जो प्राइम नंबर है। तो इनको जोड़ के बस ये जोड़ने पड़ेगा, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इनकी। तीन, एक और तीन चार, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 9 कितने हो गए? 16 9 25 हो गए ना। 2 बच गया। तो 7 या 21, 21 और 16 कितने हो गए? 21 और 1, 21 और 16, 21 और 6 कितने हो गए? 21 और 6 हो गए 27, 27 और 10 37। 375 आ गया यार, ये तो सही आया क्या? और संख्याएं कितनी है? एक एक नहीं, 2 3 4 5 है। 5 है, 5 7 35, 5 7 35, 5 5 25, 75 आ रहा है भाई ये तो। गलत कैसे आ रहा? गलत कैसे आ रहा है मित्रों? मित्रों गलत कैसे आ रहा? बताइए जरा, गलत क्यों आ रहा है? गलत तो नहीं आना चाहिए भाई। चलो एक बार मैं दोबारा चेक करके देखता हूँ। इसको काट देते हैं, ये तो था हमारा। मैं क्या जोड़ रहा हूँ वहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये 71 था, 1 और 3 4। चलो दोबारा लिख लेते हैं, 71 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा? और हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा। 73 हो गया, 79 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, और 89 हो गया। तो देखो, 3 और 1, 4 4 9 13, 13 और 3 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25। 16 9 तो 25 ही होते हैं भाई। 16 9 25 बची 2। तो 7 या 21, 21 और 16, 21 और 16 कितने हो गए? 21 और 16 हो गए, 21 और 6। अच्छा 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 अच्छा, ये ऐसे यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 7 और 3, मैंने यहाँ पे सीधा 37 लिख दिया। इस दो को कौन जोड़ेगा? ये भी दो को भी जोड़ना पड़ेगा ना, हसल जो ली थी। अब 5 का भाग दो, 5 7 35, 4 बच गए, 5 9 45, 79 हमारा आंसर आ जाएगा। सही कर रहे थे, बस यहाँ पे ये हासिल नहीं जोड़ी थी, लिखी की लिखी रह गई दोस्तों, जोड़ी नहीं थी। आगे चलो, हो जाता है कभी कभी। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आज मैंने ज़्यादा लिए हैं थोड़े। ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है।
तो ए कितना है? ए तो 88 है। सॉरी, छींकें आ रही है भाई। अभी भी ठंड और लगेगी क्या? ये हमारा इसका इन सेंटर है। इन सेंटर है। कौन सम द्विभाजक यहाँ पे मिलते हैं हमारे। कौन सम द्विभाजक का मतलब क्या हो गया? ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। ये कौन सम द्विभाजक, ये थीटा है तो ये थीटा है। कौन सम द्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर की वैल्यू क्या होती है, यानी इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 90 प्लस ए बाई टू। ए कहाँ है? ये वाला ए बाई टू। यानी कि ये आई का जो मान क्या निकलेगा, बी आई सी का मान क्या निकलेगा, बी आई सी, ये इसका मान निकलेगा 90 प्लस ए बाई टू। 90 प्लस ए बाई टू। ए कितना है? ए कितना? 88 है। तो इसमें से 44 कट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 134। ये बी आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से नहीं कराऊंगा, कभी भी नहीं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन बेसिक से। इसको आपने याद रखना है। कैसे याद रखना है? बहुत ध्यान से सुनना। बहुत ध्यान से सुनना, अगले 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन बनी हुई दिख जाए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 4b स्क्वायर हो सकता है या 3a स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ कितना भी हो सकता है। इसके बराबर में जो भी दिया होगा, इसमें दो कॉमन लेके पहले लिख देंगे, जो इसने पहले से इसने लिख रखा है। अगर नहीं लिखता तो दो कॉमन लेके पहले लिख देंगे, पहले दो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो भी संख्याएं बचेंगे, उनके प्लेस वैल्यू को हम उसका मान मान लेंगे। प्लेस वैल्यू को उसका मान मान लेंगे। कैसे? देखो, अब ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा बताओ? ए में दो कॉमन लेना है, तो कॉमन तो इसने पहले ले रखा है, पूरे ब्रैकेट में दो कॉमन ले रखा है। दो कॉमन पहले लेना है, ट्रिक है ये। आज तक मैंने कोई ट्रिक से क्वेश्चन आपको करवाया नहीं, पहली ट्रिक आपको करवा रहा हूँ। बहुत सारी करवाई होंगी, पर स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन बेसिक से करना ही नहीं है, उसको ट्रिक से करवा रहा हूँ। बेसिक से करोगे बहुत लंबा जाएगा, पेयर बनाने पड़ेंगे, पूरा पेज भर जाएगा। कोई मतलब नहीं है। देखो कितनी आसानी से कराऊंगा। ए बराबर क्या होगा? ए बराबर ए की प्लेस वैल्यू बताओ क्या है? ए की प्लेस वैल्यू एक है। ए या एक है या माइनस एक है? तो माइनस एक है। ए की प्लेस वैल्यू माइनस एक हो गया। अब माइनस ए के अपोन में ए की अगर यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे मान लो कि 4 होता तो अपोन में 4 लगा देते। यहाँ पे 5 होता तो अपोन में 5 लगा देते। यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे। एक अपोन में लगाऊंगा तो यहाँ पे एक लगाऊंगा तो कोई मतलब तो है नहीं। चलो आप कह देते तो ये लगा दूंगा। बी बराबर क्या होगा? बी बराबर क्या होगा? देखो, बी की प्लेस वैल्यू क्या? एक है ना। बी की प्लेस वैल्यू एक है, प्लस का एक है। इसके अपॉन में एक लगाऊं क्या? देखो, इसके अपॉन में एक लगाओ। चलो आपका, अगर आपकी खुशी के लिए लगा देता हूँ। सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू -28। -28 अपॉन में यहाँ पे क्या है बताओ? अपॉन में यहाँ 49 है, ये तो लिखना पड़ेगा भाई। 49 है। अभी ये हमारी ए बी सी की वैल्यू निकल गई बिना किसी पेयर बनाए। ऐसी ट्रिक आपको कहीं मिल सकती है क्या? बिना किसी पेयर बनाए आपको जब क्वेश्चन क्लास में कराया जाएगा तो इसका पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। कोई काम का नहीं है। ऐसे ही आएगा ये क्वेश्चन। जब ये बराबर के इधर होता तो इसमें माइनस को प्लस लिख देते, प्लस को माइनस लिख देते। बराबर के इधर होनी चाहिए वैल्यू। बराबर के इधर हो गई। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आता है? आज तक सैकड़ों क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज होती है। सेम टू सेम क्वेश्चन बनता है, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया? -1 आ गया। बी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। सी का मान कितना आ गया? काटो, 7 चौक 28, 7 7 49, माइनस का 4/7 आ गया। पूछा क्या है देखो, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी पूछा है तो ये माइनस 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 प्लस का ही तो कट जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 7 गुणा में सी की वैल्यू कितनी है? -4/7, तो 7 से 7 कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा हमारा। 4 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर ए। माइनस सेकंड का क्वेश्चन है ये, 1 सेकंड का भी नहीं है। 1 सेकंड के तीसरे भाग का क्वेश्चन है, और आप टाइम लगा देते हो इसमें। देखो, डिग्री निकालनी है, जब भी सेगमेंट निकालना होता है, सेगमेंट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? देखो, थीटा बाई 360 करते हैं। देखो, थीटा बाई 360, और टोटल इसका जो एरिया कितना दिया है, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी दी है वो। वैसे सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। अब एरिया तो हमें निकालना नहीं है यहाँ पे तो हमें अलग से स्पेसिफिकली कर्मचारियों की संख्या दी है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह हमें संख्या दे दी, तो 2400 लगा देंगे। 2400। और कितनी है, किस वाले की निकालनी है? 600 वाले की। 600 वाले का मान निकालना है, डिग्री में मान बताना है। तो थीटा की वैल्यू बतानी है अपने को। तो जो काटना स्टार्ट करो, 2 0 से 2 0, 6 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 90 बार कट जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री किस में? 90 डिग्री ये रहा, डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई। कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में कोट थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर होगा? तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा भाई। ध्यान से देखना, ये भी बहुत थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। कोट थीटा को मैं क्या लिखूंगा? ये वन प्लस को हटा देता हूँ ना, प्लस में वन लास्ट में कर लेंगे। छोड़ो इसको, वन को। अपन इसको सोल्व करते हैं इतने को। देखो, कोट को क्या लिखूंगा मैं? कोट को लिखूंगा मैं कोस थीटा
अपॉन में साइन थीटा लिखा जाता है कोट को। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जाता है, प्लस कोस थीटा तो है ही है, कोस थीटा है। और रूट है इस पे, रूट भी अपन बाद में हटाएंगे, रूट बाद में लास्ट में लगाएंगे, मेरे से नहीं लगता भाई रूट वूट लास्ट में लगा दूंगा मैं, अभी यहाँ रूट लगाता जाऊंगा सब में। देखो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा मैं कॉमन ले लूंगा, रूट है ठीक है ना, रूट है लो लगा ही देता हूँ, कहीं यहाँ भूल जाओ कि रूट कैसे लगा दिया, लास्ट में आप अड़ जाओ ये रूट कहाँ से आ गया सर, पहले तो नहीं था। मैं हटा रहा हूँ सबसे, देखो कोस थीटा को यहाँ से कॉमन लूंगा, यहाँ से मैं कोस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, कोस थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा बताओ, यह बच जाएगा वन अपॉन में साइन थीटा प्लस में वन, ठीक है, अपॉन में ये रूट है ठीक है ना, रूट है ऊपर भी और नीचे भी रूट है, कोस थीटा यहाँ भी कॉमन लूंगा, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो वन अपॉन में साइन थीटा माइनस का वन बच गया, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया साइन थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस वन अपॉन में साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया है मैंने, साइन थीटा को इससे गुणा किया तो साइन थीटा आ गया, प्लस का वन आ गया, साइन थीटा प्लस वन अपॉन में इतने तो आप डब्बू नहीं हो, डब्बू किसको बोलते हैं, गुब्बारे को, हमारी भाषा में गुब्बारे को डब्बू बोलते हैं। साइन थीटा ये कितना बचेगा, साइन थीटा माइनस वन अपॉन में साइन थीटा, कैसे ये कैसे लिखा मैंने, साइन थीटा को इससे गुणा किया साइन थीटा और ये वन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस में वन आ जाएगा अपॉन में ये जो हो गया, ये साइन थीटा माइनस वन नहीं आएगा बेटे, ये गलत लिख दिया हमने, गलत लिख दिया गलत लिख दिया गलत, ये दोस्तों गलत लिख दिया, गलत लिख दिया या सही लिखा है, साइन थीटा माइनस वन ही तो आएगा, साइन थीटा माइनस वन ही तो आएगा ये, हम्म, ये आएगा वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस में साइन थीटा, देखो कैसे आएगा, ये मेरे पास था वन अपॉन में साइन थीटा माइनस वन, अब ये कैसे लिखूंगा साइन थीटा वन माइनस में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे तो लिखूंगा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पेज ले लेते हैं, कोई फायदा नहीं है इस पे करने का, आगे चलते हैं, देखो दूसरे पेज पे हमारे पास ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा, और उस पे वो तो है ही है, अब इसको सिंपलीफाई करके लिखना है, ठीक है। और प्लस में वन है, इधर प्लस में वन है, जो हमने शुरुआत में छोड़ दिया था प्लस में वन है, इसको पड़ा रहने दो, इसको सिंपलीफाई करके लिखना है, तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका उल्टा साइन लिखेंगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस साइन थीटा, अब मैंने रेशनलाइजेशन करके इसलिए लिख दिया क्योंकि इन दोनों को नीचे तो मैं या तो वन बना दूंगा या फिर कोई ऐसी वैल्यू बना दूंगा जो इसको काट सके, ठीक है, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर होके ये जो है बाहर जब वैल्यू निकालूंगा रूट से तो एक वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने चेंज तो कुछ नहीं किया, वन प्लस साइन थीटा को वन प्लस साइन थीटा से भाग दे दिया, तो यहाँ पे तो एक ही है, एक से गुणा भाग कर दो कुछ नहीं होता है ना, सेम वैल्यू से मैंने गुणा किया, सेम वैल्यू से मैंने भाग दे दिया, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, ऊपर तो बचेगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्यों बचेगा देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी दिखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो मैंने ए स्क्वायर यानी कि एक और बी स्क्वायर यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख दिया, अब इसका भी रूट है, अब देखो रूट है और प्लस में वन तो है ही है इधर, ठीक है, प्लस में वन है, ठीक है। अब इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, वन प्लस साइन थीटा बच जाएगा, स्क्वायर एक हट जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, वन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, अब ये स्क्वायर है रूट से बाहर निकलेगा तो कोस थीटा बच जाएगा, कोस थीटा बच जाएगा, और प्लस में वन इधर तो चलता ही रहा है साथ साथ में, तो वन प्लस में वन अपॉन में कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं, यानी कि वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा आंसर आ जाएगा, वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, मैं बोला था ध्यान से सुनना, अब अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। चलो तीन संख्याओं 105 335 और 465 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या होता है, बार बार कह रहे हो एग्जाम में, कंफ्यूज मत हो जाना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो इन सभी संख्याओं को भाग दे दे, बताओ सभी संख्याओं में भाग कौन दे रहा है, पांच ही लग रहा है मेरे को, पांच के अलावा कोई भाग दिख रहा है क्या आपको, ग्यारह का इसमें नहीं जा रहा, सात का इसमें नहीं जा रहा, और तीन का
छः पाँच ग्यारह, चार पंद्रह, तीन तीन चार पाँच ग्यारह, तीन का इसमें नहीं जा रहा, यानी कि पाँच का ही भाग जा रहा है। पाँच का मैंने क्यों देख लिया लेकिन, क्योंकि लास्ट में पाँच है, यूनिट डिजिट पाँच है, और पाँच का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिसका यूनिट डिजिट पाँच है वो पाँच से कटेगी, तो पाँच से तो कटेगी कटेगी, और किसी संख्या से बड़ी से कट रही है तो देखो सात से अगर कटती तो आंसर हो जाता। तीन का तो कोई मतलब ही नहीं है जब पाँच से कट रही है। जब कोई संख्या तीन से कट रही है और पाँच से कट रही है, जिसका एचसीएफ क्या होगा, वो पाँच होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। एबीसी की भुजाएं, ये एबीसी है भाई, ये केबीसी नहीं, एबीसी, ए बी सी। चलो, इसकी बजाय ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया गया जाता, ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया है, डी डी है और ये ई है, ठीक है भाई। सी बी डी और बी सी ई का समद्विभाजक, सी बी डी कौन सा है, देखो सी बी डी और बी सी डी का समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक। पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, आज ही करवाया, उसमें मैंने क्या बताया था, इसका समद्विभाजक बताया था, यानी कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो यहाँ मतलब इसके ओरिजिनल ट्राइंगल के एंगल से बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पर अगर मिलते हैं, ई पर मिलते हैं, तो ये आपको मैंने बताया था 90 प्लस थीटा बाई टू बताया था, या फिर ए बाई टू बताया था। अगर इसमें लाइन ड्रॉ करी जाए, आगे लाइन ड्रॉ करी जाए बढ़ा के, और इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई टू। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इनका कोई भी बेसिक नहीं है, मैं आपको बेसिक लिखाने बैठ गया तो इनका मान निकाल निकाल के बस बेसिक ही करते ले जाएंगे, पूरे 2 घंटे में इसका एक का बेसिक निकलेगा, इतना तकड़ा बेसिक है। फॉर्मूले का बेसिक क्यों निकाला है, किसी थ्योरम का, बच्चे पता नहीं आजकल इतने एडवांस हो गए ना, कोई थ्योरम उनको लिखाई जाती है, थ्योरम लिखाई जाती है, वो कहते हैं कि इस थ्योरम का बेसिक बताओ, ये थ्योरम आई कहाँ से। भाई कहीं से आई हो तू याद कर लेना इसको, कहीं से भी आई हो, तेरे को क्या मतलब है। तू इस थ्योरम की अगर ऊपर पीएचडी करने लग गया तो तू तो यहीं रह जाएगा, तू एसएससी कब क्लियर करेगा। मैंने आपसे 6 महीने का टाइम मांगा है, उस 6 महीने में आपको वही चीज करनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो नहीं करनी है आपने कि आपने इसकी थ्योरम का बेसिक करने लग रहे हैं, और एग्जाम में कहीं थ्योरम का बेसिक कहीं नहीं पूछा जाता, थ्योरम याद होनी चाहिए बस आपको, ठीक है। ये भी एक तरह की थ्योरम है, तो 90 प्लस ए बाई टू होता है, और ये वाला अगर एंगल बढ़ा देते हैं 90 माइनस ए बाई टू होता है, तो देखो 90 माइनस ए बाई टू, देखो 90 माइनस 78 का अगर आधा करेंगे तो 39, तो 90 में से पहले अपन सीधा 40 घटा देते हैं तो 50 बचेगा, 50 में एक जोड़ देंगे तो 51 आ जाएगा। चलो आगे। ए और बी क्रमश है, एक्स और वाई से, थोड़ा सा पानी पी ले, पी लेते हैं। आप कौन सा रोकने वाले हो, क्या कह रहे हैं, ए और बी क्रमशः एक्स और वाई, एक्स से वाई और वाई से एक्स तक की अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे में और दूसरे ने 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल इतनी है तो बी की चाल बताओ। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला बनता कैसे है वो समझो। ये टाइम एंड वर्क का सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कैसे बनता है, देखो ये एक डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस भी यार आडी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए भाई। ये लो, ये डिस्टेंस है, गलत होगी, फिर खींच लेंगे, आराम से खींचते हैं प्यार से। देखो ये आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है, डिस्टेंस होगी ये होगी डिस्टेंस मान लो। उसके बाद में ये है एक्स है और ये है वाई। तो ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ पे आके मिले, यहाँ पे आके मिले, यहाँ मिले, ये आके यहाँ मिले। उसके बाद में ये बी तो इधर चला गया, बी तो इधर चला गया, और ए इधर चला गया। तो ए ने ये वाली डिस्टेंस कितने देर में पार करी, ए ने ये वाली डिस्टेंस 6 से ये 1/8 यानी कि 6 8 48 और एक 49/8 घंटे में पार करी, ठीक है। और बी ने ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितने घंटे में पार करी, वो की इसने 8 घंटे में पार की, ठीक है। तो ए की चाल जो है वो कितनी है, 32 किलोमीटर पर आ रहा है, बी की चाल हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर T2/T1, T2/T1। तो बताओ S1 कितना है, S1 S1 है आपका, S1 कितना है, S1 है आपका कितना है भाई, S1 32 किलोमीटर पर आर अपॉन में S2 को अपन x मान लेते हैं, S2 हमने निकालनी है। उसके बाद में T2 कितना है, T2 कितना है बताओ, T2 आपका है T2 आपका है 8 किलोमीटर, T2 8 किलोमीटर है, T2 8 किलोमीटर, देखो बी पार कर रहा है ना, T2 किसका है, बी की,
बी का टाइम है ना, T2 बी का टाइम है, बी कितने घंटे में पार कर रहा है, देखो 8 घंटे में पार कर रहा है, तो 8 घंटे लिख देंगे अपॉन में ए कितने घंटे में पार कर रहा है, 49/8 घंटे में पार कर रहा है, तो 49/8 का मतलब ये 8 ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8×8 = 64 का रूट क्या हो जाएगा 8 और 49 का रूट हो जाएगा 7, यानी कि 32/x बराबर 8/7 हो गया। तो 8 से इसको 4 बार काट देंगे, 4 बार काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को 7 से गुणा कर देंगे, 4 7 28। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा ना आज के क्वेश्चन ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड है। चलो, एक साथ 2016 और 2019 में कैंप ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या एक साथ 2015 और 2017 में कैंप बी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, बताओ भाई। ए में 2016 में कितने हैं, मेरे को दिखता नहीं है, पास जाके देखना पड़ेगा। पास आओ जरा, ये है 2016 में कितने हैं, अ, कम दिख रहा है क्या, 2016 में ए में देखना है ना, 2016 में ए है हमारा, 2016 में ए है हमारा 140, और 2000 और फिर किस में बता रहा है, 2019 में ए, 2019 में ए है 180, 140 और 180, 140 और 180, ठीक है ना, 140 और 180। छोटे छोटे यहाँ आपको दिख रहे हैं क्या, मेरे को कम दिखते हैं, लैपटॉप दूर पड़ा है मेरे से। 0, 8 और 4 12, और 320 हो गई है। तो उसके बाद क्या किसका पूछ रहा है, 2015 और 2017 में बी, बी का देख रहा है भाई, 2015 में बी, 2015 में बी 240 है, और 2017 में बी कितना है, 260 है। 240 और 260 कितने हो गए, ये तो 500 ही हो गए, 500 हो गई तो, ठीक है ना। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो ये 25 काट देंगे 2 से, ये 16 आ जाएगा। तो ये कितना परसेंट है बताओ, 16 25 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगा देंगे, तो 25 चौका 100, 16 चौके 64, 64% है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, केंद्र ओ वाले, मैंने नया माइक लगाया है इसमें ना। आप पहले जब भी मॉक टेस्ट देखते थे तो उसमें एक फुस की आवाज आती थी, ऐसे फुस, कभी कोई ऐसे फुस ऐसे हो जाता था, तो अब नहीं आती ना, बताना कमेंट सेक्शन में, अभी लिख देना कमेंट सेक्शन में आवाज सही आई है कि नहीं आई है। अभी जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं तो दोबारा सुनता नहीं हूँ मॉक टेस्ट ये बना के, जो भी सुन रहे हैं पहले ये क्वेश्चन पॉज करेंगे, पहले कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है, जितनी आवाज आपने सुनी है सही आ रही है, थोड़ी ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, मेरे को बताएंगे, ठीक है ना। पहले कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर आगे बढ़ोगे, कसम है आपको, सोच लेना। हाँ, तो केंद्र ओ वाले एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज ये है, ABCD खींचा जाता है, ABCD खींच देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, खींच देंगे ABCD, ठीक है भाई। चलो, ये वर्त बना लेते हैं पहले तो, ये हमारा वर्त है, ठीक है भाई, ये वर्त का हमारा सेंटर है। फिर कह रहा है कि ABCD खींचा जाता है, ये है, मान लो ये हम खींच ही देते हैं पहले। हम्म, हम्म, ठीक है। उसके बाद में इसका नामांकन कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है। और ए बी सी कितना है, 2p है। एक मैं आपको एक चीज बता दूं, वर्त से रिलेटेड एक चीज बता दूं, वर्त में क्या होता है, जब भी आपको एक सर्कल दिया जाता है, तो सर्कल में अगर कोई मान लो आपको चतुर्भुज बनाया जाता है, आपको चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसकी चारों वर्टिसेस ABCD चारों वर्टिसेस इसके ऊपर टिके होने चाहिए, ठीक है, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज की एक जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं, ये और ये 180 डिग्री का होगा, ये वाला और ये वाला 180 डिग्री का होगा, ये दो चीज आप याद रखेंगे। दूसरा क्या, वर्त में क्या याद रखेंगे, वर्त में ये याद रखेंगे कि अगर ये कोण मान लो चलो ये एक ही चीज याद रखो आप, इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी वर्त में तो बहुत कुछ होता है, इतना सब याद थोड़ी करेंगे एक ही क्वेश्चन में। ए बी सी बराबर कितना दिया, ए बी सी दिया आपको, 2p दिया है, 2p दिया भाई, ठीक है। और ए डी सी कितना दिया, ए डी सी ये दिया आपको 3p दिया है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि 3p और 2p इसका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो 5p बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। p बराबर कितना आ गया, p बराबर आ गया 5×3 = 15, और 5×6 = 36 डिग्री आ गया। अब 2p बराबर कितना आ जाएगा, 2p बराबर आ गया 72 डिग्री। अब वो जो दूसरी चीज बता रहा था ना, वो अब यहाँ से देखो देखो, जब भी कोई एंगल परिधि पर बना होता है, वर्त की परिधि पर बना होता है, वर्त की परिधि पर मान लो थीटा बना है, तो उसके सेंटर पे वो 2 थीटा हो जाता है, यानी कि परिधि पे बने हुए कोण का दुगना होता है सेंटर पे। जब भी कोई एक सर्कल बनाया जाता है, सर्कल के अंदर अगर कोई मान लो परिधि पे कोण 2 थीटा बना है, परिधि पे कोण 2 थीटा बना है, तो उसका जो सॉरी सेंटर पे अगर कोण 2 थीटा बना है, तो उसकी परिधि पे थीटा होता है, यानी कि परिधि का डबल होता है सेंटर पे।
ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। परिधि का डबल किस पे होता है, सेंटर पे। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ए ओ सी का प्रतिवर्ती मान बताना है। प्रतिवर्ती का मान क्या होता है, प्रतिवर्ती क्या होता है, मैंने आपको बोला कि मान लो ये क्या बोलूं, जैसे मान लो ये है और इसमें ये वाला एंगल बताओ, इसका प्रतिवर्ती मान कौन सा होता है, ये वाला प्रतिवर्ती मान निकालने के लिए 360 में से घटा देते हैं। प्रतिवर्ती मान का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 360 में से घटाना होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाला एंगल बताओ कितना है, ये वाला आप एंगल कहोगे सर ये एंगल तो 110 डिग्री है। जब मैं बोलूंगा इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो रिफ्लेक्स एंगल इसमें से घटा दोगे, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला है, तो 360 तो पूरा होता है, पूरा सर्कल 360 होता है, 360 में से 110 घटा दो, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसका रिफ्लेक्स मान बताना है। चलो, तो रिफ्लेक्स मान बताने के लिए ए ओ सी बताना है, ए ओ सी, ठीक है। ये ए है, ये ओ है, ये सी है। ये थोड़ा टेढ़ा बनेगा ना, ये मैंने तो सीधा ही बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा ये बनेगा ऐसे, यहाँ पे इसका सर्कल आएगा और ये बनेगा ऐसे, ये टेढ़ा बनेगा थोड़ा सा। क्यों टाइम वेस्ट करवा रहा है भाई, बन जाना। नहीं बना, मैं आपको सिखा कैसे पाऊंगा, बनेगा नहीं तब तक। मान लो इसका सेंटर यहाँ है, आप कहोगे सर सेंटर यहाँ कैसे हो सकता है, बस हो गया ये, मान लो, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा जाएगा सर्कल, ऐसे बढ़ा जाएगा। सर्कल अपने हिसाब से बना लेना भाई, ठीक है। तो ये जो है ये मान जो है इसने कितना दे रखा है। अब आप ना मेरे को गलत ठहरा दोगे कहीं ना कहीं जाके, मैं दोबारा बना लूंगा इसको। आप कहीं स्क्रीनशॉट लेके बोलोगे सर ये कैसे, सेंटर यहाँ बीच में होना थी, यहाँ कैसे आ गया। अभी बताता हूँ रुको कैसे आ गया, या मैं नया बना लेता हूँ, बताओ। कभी कभी टाइम लगने लग ही जाता है कोई ना कोई चीज़ में, तो फिर वो दबा के लगता है। ये हमारा सर्कल है, और ये हमारा जो चार वर्टिसेस पे है हमारे, चार वर्टिसेस है हमारे, ठीक है। और ये जो है वो ए और सी को मिलाना था क्या, ए और सी को मिलाना है। चलो मान लो जो भी है। ये मान लो, ये तो बी है, और ये ए है, बी सी है, और ये डी है, और ये ए है, ये तो माना था अपन ने। और सी और ए को मिलाना है, सी और ए को मिलाना है, तो एस से, एस से मिलाना है, एस से, ठीक है। और ये इसका मान अपने कितना था, ये 2p था, और p की वैल्यू थी हमारे पास, p की वैल्यू क्या आई थी, p की वैल्यू आई थी 36, तो ये यानी कि ये 72 हो जाएगा। ये अगर 72 है, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी जो है वो, ये 72 है, हाँ, अगर ये 72 है, मान लो किसी वर्टिसेस पे कोई एंगल जो है वो ये है, नहीं 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 नहीं, ये उल्टा कैसे बन रहा है यार, जहाँ क्वेश्चन नहीं होता होता है वहीं पे फिगर बनता है, अगर वो दूसरी जगह बना तो फिर उल्टा बन जाता है। यहीं पे समझाता हूँ आपको, यहीं पे, इसको काट दो एक बार, ये लो, पूरा ही कट गया, इसको काट देते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, क्या करें, अब समझाना तो पड़ेगा। देखो, अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, मैं खुद बताता बताता भूल जाता हूँ, कई बार चीज़ें इतने डिस्टर्ब कर देती हैं। डिजिटल है, ये डिजिटल में ऐसे ही होता है, सीधा बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है मेरे को तो यार, है ना। तो ये 3p है, ठीक है। 3p का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p है, 2p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा 72 डिग्री। तो अगर ये अगर 72 है तो ये 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, डबल होता है, मैंने आपको बोला ना डबल होता है। अगर ये हमारे पास जैसे ये एंगल था, ये अगर 144 आ गया, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल 144 घटा देंगे 360 में से, बस 360 में से 144 घटा देंगे। मैं बस पता है क्या अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, मैं बस ये, मैंने इसका सेंटर यहाँ ले लिया। आप कहीं मेरे को ये ना बोल दो कि सर सेंटर यहाँ कैसे आ गया मैं अपना फिगर अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे से बना नहीं, छोड़ो, फिगर नहीं बनता मेरे से अच्छा सा। 360 में से 144 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 216 बचेगा, ये हमारा आंसर है। इतना मुश्किल है फिगर बनाना कोई ना, फिगर बनाना बड़ा मुश्किल है भाई। चलो आगे चलते हैं। 8 ए, उसके बाद 5 1 4 6 और बी आ गया, इसको 88 से डिवाइड करना है, 88 से। 88 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से 88 का मतलब 11 गुना 8 से है ना, तो 8 से भी करना पड़ेगा और 11 से भी करना पड़ेगा। तो 8 से डिवाइड करने के लिए आपको बोला गया है कि लास्ट के 3 डिजिट होती है वो 8 से कटनी चाहिए। तो देखो 8 पंजे 40, 6 बच गया, तो यहाँ पे अगर मैं बी की जगह 4 ले लूँ,
अगर बी की जगह अगर मैं 4 ले लूँ, इसका मतलब ये 8 से कट जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है? 8 से तो कट गई, अब 11 से भी काटनी है। 11 से काटने का मैंने आपको क्या बताया था कि इनके ओड ओड प्लेसेस पे सबको जोड़ना है, फिर इवन प्लेसेस पे सबको जोड़ना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। वो डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल है या फिर 0 का मल्टीपल है या फिर 11 के किसी मल्टीपल का मल्टीपल है, यानी कि मान लो 22 का मल्टीपल है या फिर 44 का, 66 का किसी का मल्टीपल है, तो हमारा जो है वो ये संख्या 11 से कट जाएगी। कैसे करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21, ये तो हो गया 21, ठीक है। इसके बाद में माइनस, ये 21 हो गया, 21 माइनस में, माइनस एक, 1 और 6 7, ए प्लस में 7, ए प्लस में 7, तो इसका डिफरेंस देखो कितना आया, इसको इसका डिफरेंस बराबर आ गया, बराबर इसका डिफरेंस आ गया। ये अगर माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 21 माइनस ए माइनस 7, बराबर ये कितना बचेगा, 21 में से 7 अगर घटेगा तो 14 माइनस ए, 14 माइनस ए, ये डिफरेंस आ गया। अब ए की जगह मैं क्या लिखूं, ए की जगह मैं क्या लिखूं कि वो वैल्यू जो है वो 11 से कट जाए। ए की जगह मैं क्या लिखूं, ए की जगह मैं 14 लिख सकता हूँ क्या? 14 तो नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि मेरे को तो सिंगल डिजिट लेना है, ए की जगह सिंगल डिजिट लेना है। अगर ए की जगह सिंगल डिजिट लेना है, यानी कि मैं 3 अगर लिख दूं, अगर 3 में लिख दूं तो 11 आ जाएगा डिफरेंस, 11 में तो 11 का भाग जा सकता है, यानी ए की जगह मैं 3 ले लूंगा और बी की जगह मैं 4 ले लूंगा। क्या पूछा है, बी माइनस ए पूछा है, तो बी माइनस ए तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, क्रय मूल्य का अनुपात इतना है भाई, 4 है और 5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को 10% और 20% का लाभ होता है। 10% और 20% होता है, मैं तो 4 और 5 को 40 और 50 मान लेता हूँ, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। 10% इस पे लाभ होता है, तो ये कितने बेचेगा, 44 में बेचेगा। और ये इसमें 20% लाभ होता है, तो ये कितने में बेचेगा, 10% इसका 5 होता है, यानी 60 में बेचेगा, ठीक है। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य इसका अंतर कितना है, 16 का अंतर कितना बताया गया इसमें, मेन जो है वो रियल वैल्यू कितनी बताई गई है, 480। अब बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर बताओ, क्रय मूल्य में अंतर तो 10 का है, ये 10 का है, तो 16 तिया 48 और 300 आ जाएगा, 300 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, समझ में आ गया क्या? पीछे कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? ये वाला छूट गया ना, ये वाला छूट गया भाई। पीडीएफ मिलती तुम हाहाकार मचा जाते, हाहाकार मचा देते। सर एक क्वेश्चन छूट गया, जल्दी बताओ। देखो, इसमें क्या करना है, ए बी सी माइनस 3 निकालना है। तो इससे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होता है, माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में फिट करना है, ए बी सी की वैल्यू तभी निकलेगी। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है कहीं पे, 189 दिया है, ठीक है, 189 हो गया, माइनस 3 ए बी सी अपने को निकालना है, 3 ए बी सी निकालना है, बराबर अपने को क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी दिया है क्या? अब देखो, इससे हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूले बेस्ड है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, अलजेब्रा करेंगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी आपने अलजेब्रा किया नहीं है, तो ये फॉर्मूले लिख लो कि ऐसे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है ना, आते हैं तो फिर करना ही है। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, अपॉन में 2, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपने को चाहिए होगा यहाँ पे, देखो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 36, 36, 36 माइनस में, 32, 36 माइनस 32 अपॉन में 2, 36 माइनस 32 करेगा 4, 4 में 2 का भाग देगा तो 2 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है भाई। तो यहाँ रखना स्टार्ट करो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी है 6, 6 के बाद में ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 36, 36 माइनस 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया भाई, 36 में से 6 घटाएंगे तो 30, 30 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 180, यानी 180 आ गया। दूसरे पेज पे ले लें, दूसरे पेज पे जाते ही अपना जो है वो भूल जाते हैं पीछे क्या लिखा था। चलो,
तो भूल गए ना? देखो, 189 माइनस 3 ABC, 189 माइनस 3 ABC बराबर 180 आ गया था। अब देखो 3 ABC बराबर कितना आ जाएगा? 3 ABC बराबर आ गया 180 इसमें घटा देंगे, 9 आ गया। 9 आ गया तो ABC कितना आ गया? ABC बराबर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, 3 आ गया। अब देखो क्या पूछा है हमें, पूछा गया ABC माइनस 3 पूछा गया है। तो ABC तो 3 आ गया, तो 3 माइनस 3 बराबर तो 0 आंसर आ जाएगा। 0 किस में है? ये ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला देख लेना, ये वाला याद रख लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का फॉर्मूला निकालना है। ये वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2 करके ये निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये वाला तो करवा दिया था मैंने आपको ना, 74 नंबर। 75 पे चलो। ए का, चलो ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, खुद करो यार। ये मैं सारे क्वेश्चन आपको खुद करवाता हूँ। चलो ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है। आप आंसर लिखेंगे उसमें कमेंट बॉक्स में, एक तो आपने आवाज का बताना है और एक ये इसका आंसर बताना है 75 का। ठीक है, और मैं आपको पिन कर दूंगा कल, जब भी इसके 10-12 घंटे बाद में पिन कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है 75 का। ठीक है ना, आपको खुद करना है। हम इंग्लिश करेंगे अभी, चलो इंग्लिश करेंगे। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड निखिल अगेन। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में ये जो है वो अपना खालिस्तान है, उसमें क्या आएगा बताओ? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड, सीइंग आएगा, टू सी आएगा, टू बी सीइंग आएगा, या टू सी आएगा? तो वो आएगा टू सीइंग आएगा, टू सीइंग आएगा हमारा। ठीक है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग निखिल अगेन। चलो, ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ड। फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड से आना मतलब दूसरी दुनिया से आना। दूसरी दुनिया से आना एलियन होते हैं। एलियन आता है ना, दूसरी दुनिया से आते हैं, वो एलियन ही बोला जाता है उनको। चलो आगे, आगे क्या चेक करना है? अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, शोविंग ग्रेट, अच्छा शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। तो वो कौन है? पंक्चुलियस होता है। पंक्चुलियस जो होता है उसका अटेंशन डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर होता है हमेशा पंक्चुलियस हो गया, पंक्चुअलियस बोलते हैं इसको। डिसिप्लिन्ड आपको पता है क्या होता है, और पंक्चुअल, पंक्चुअल अलग अलग होता है, पंक्चुअलियस अलग होता है ये। और इसका आंसर जो होगा पंक्चुअलियस, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। वन वर्ड है ये, वन वर्ड आपको याद होने चाहिए। ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। द डोर वॉज ओपन आएगा। डोर वॉज ओपन किस में है? डोर वॉज ओपन, वॉज ओपन तो आएगा नहीं, वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका, थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी ना, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो। आगे आगे ये आ गया, चलो इसको देखते हैं, पढ़ के देखना पड़ेगा एक बार। सी आएगा, ए आएगा, या फिर सी आएगा, देखते हैं पहले। तो द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड डिपेंड ऑन द बैंक deposit amount and the tenure your choose. It it not only helps you to save money but also helps you to earn substantial interest on it. One of the best way, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर, देखो एक चीज यहाँ से आपने सीखी। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ के बाद में प्लूरल वर्ब लगती है हमेशा। वेज आता है यहाँ पे, वे नहीं कर सकते ना। वन ऑफ द बेस्ट वेज, इस चीज से आपको ग्रामर का भी पता लगा कुछ। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाई इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट अंडर द फिक्स डिपॉजिट स्कीम। देखो या तो ए आएगा पहले या सी आएगा। देखो ए आएगा सी आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे? ए को देखो, द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपेंड ऑन द बैंक, और सी क्या है? वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट। तो पहले फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है, उसके बाद उसकी रेट की बात हो रही है, तो पहले तो सी आएगा। पहले सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी हटा देंगे, पहले सी आएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी और सी हटा देंगे, सी पहले आएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाई इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, सी पहले आएगा, सी के बाद में ए आएगा या डी आएगा? अंडर द फिक्स डिपॉजिट, या फिर द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपेंड ऑन द बैंक। तो अंडर द फिक्स डिपॉजिट आएगा ना, डिपॉजिट की बात होगी पहले। डिपॉजिट स्कीम, द डिपॉजिट डिपॉजिटर डिपॉजिट्स द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। डी के बाद में बी आएगा, फिर ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा तो कट जाएंगे। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रे का मतलब होता है शिकार करना। प्रे का मतलब शिकार करना होता है। और तो प्रे का जो एंटोनियम बताना है, प्रे का एंटोनियम क्या होता है? प्रे का मतलब एंटोनियम बताना है, एंटोनियम बताना है। प्रे का एंटोनियम क्या होता है बताओ भाई? प्रे का एंटोनियम
प्रे का मतलब शिकार करना, शिकार, अच्छा प्रे का मतलब शिकार ही होता है, प्रे का मतलब शिकार होता है, प्रीडेटर यानी प्रे का मतलब शिकार, प्रीडेटर यानी परभक्षी होता है, प्रीडेटर इसका एंटोनियम हो सकता है, हाँ। प्रे का मतलब शिकार करना, शिकार करना मतलब कि प्रे कौन से वाले जानवर होते हैं, शेर हो गया, जैसे शेर हो गया प्रे है, शिकार करके खाता है वो। और ये प्रीडेटर का मतलब होता है परभक्षी, जैसे हम है, हम पेड़ पौधों पे जो डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे हम खाते हैं, तो ये वाले जो है वो पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ पौधों से निकली हुई चीजें खाते हैं, जो गेहूं है वो पौधे से ही तो निकलती है, तो प्रीडेटर हम परभक्षी हैं, उन पे डिपेंड रहते हैं, तो इसका एंटोनियम ये प्रीडेटर हो गया, ठीक है। आगे, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, देखो इनमें से वाइटन इनकरेक्ट है, वाइटन ही इनकरेक्ट है, वाइट, इनलाइटन सही है, हेस्टन, वाइटन इनकरेक्ट है, देखो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, ए लॉन्ग शूट, ए लॉन्ग शॉट का मतलब क्या हो गया, रिस्की कुछ ऐसा होता है, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, देखो लॉन्ग शॉट, इसको मैंने याद कैसे किया था, जब मैं ईडीएम याद कर रहा था, रोहित शर्मा जब छक्का मारता है ना, रोहित शर्मा जब सिक्स मारता है पीछे, जो कौन सा शॉट होता है वो, जब उसमें रिस्क होता है, तो मैंने इसमें याद रखा कि लंबा शॉट मारता है तो रिस्क होता है, रिस्क का मतलब कि लिटिल चांस ऑफ सक्सेस का मतलब कम चांस है सक्सेस के, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ऐसे, है ना। कोई भी ट्रिक से आप याद किया करो, ट्रिक से याद करना आसान होता है। दिस इज टू ग्रेव साइन टू बी पार्डन, तो ये क्या होगा, टू ग्रेव साइन, यहाँ पे देखो टू के बाद में ए आता है, ये एक फॉर्मूला होता है, टू टू आएगा, कहीं भी टू आपको दिख जाता है, टू के बाद में ए आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद में इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है, इन्फिनेटिव आएगा। तो टू के बाद में ए आना चाहिए, यहाँ पे टू के बाद में ए के बाद नाउन आना चाहिए, उसके बाद में इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है, इन्फिनेटिव सही है, नाउन सही है, पर यहाँ पे ए नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। द पोइम ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोइट आर बीइंग ट्रांसफर्ड, बीइंग आ रहा है, बीइंग आ रहा है, आर बीइंग आ रहा है, इसका मतलब कि इज आया होगा, इज से ही है इसने, इज ट्रांसलेटिंग आएगा, इस ट्रांसलेटिंग कहीं आ रहा होगा, या फिर मतलब कि कंटिन्यूसली में चल रहा होगा, और उसको एक्टिव वॉइस में बना, एक्टिव एसिव में बनाया, तो इसको क्या बनाया इसने, बीइंग लगा दिया। अगर पास्ट में चलता तो यहाँ वो जाता, वो तो आया नहीं, आ रहा है, आ रहा है का मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चल रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सा चल रहा है बताओ, दे आर ट्रांसलेटिंग, ये चल रहा है, दे वर ट्रांसलेटिंग, दे हैव ट्रांसलेटिंग, ऑप्शन नंबर बी ए की प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए की प्रेजेंट टेंस में चल रहा था। आगे, एंटिक, यहाँ पे शुरुआत में ही गलती होगी, एंटिक डायमंड, एंटिक डायमंड नहीं, द एंटिक डायमंड होगा या तो, या फिर एन एंटिक डायमंड होगा, इसके पहले आर्टिक लगाना जरूरी है, आर्टिकल बिना आर्टिक के एंटिक डायमंड आएगा नहीं, तो ये कौन से में गलती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में गलती हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, फ्लक, फ्लक का मतलब होता है संयोग या किस्मत, किस्मत, किस्मत बोलते हैं ना, किस्मत से कोई चीज मिली है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लक, फ्लक किस्मत, और उसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम तो हमारा चांस ही हो गया, बाई चांस बोलते हैं जो। चलो, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट बोथ ऑफ दे नहीं होता, बोथ ऑफ देम होता है, बोथ ऑफ देम किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, बोथ ऑफ देम। एकदम छोटे छोटे से आपको एरर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। सी सैड इट इज टू गुड, सी सैड के बाद में इज तो आता नहीं है, वॉज लिखना पड़ेगा, तो वॉज किस में है, देखो किस में आ रहा है, इट वॉज, शी सेड दैट इट वॉज टू गुड, इट इज ये वाला नहीं आ सकता, फिर इसके अगर, अच्छा इसका अपन बना रहे हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो इट इज तो आएगा ही नहीं है, ये भी नहीं आएगा, इट वॉज आएगा, इट के बाद वर्क क्यों आएगा, शी के लिए तो वॉज आएगा, इट वॉज, इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, या फिर इट इज का वॉज में करेंगे, सी के लिए नहीं आया ये वॉज आया, इज को चेंज किया है वॉज में, इसको चेंज वॉज में करेंगे, वर में तो करेंगे नहीं, अगर यहाँ पे कुछ होता दे के लिए तो अपन वर लगा देते, यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, वॉज लगाएंगे, तो वॉज लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, सी परसिस्टेड के साथ के डू नहीं आता, या इसके साथ इन आता है, परसिस्टेड के साथ में इन आता है, ये प्रीपोजिशन है जो मेरे को याद है, आपको भी याद होने चाहिए, परसिस्टेड के साथ में इन आता है, टू नहीं आता, तो टू का ये ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इन आना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, ये क्या है, द अनसीजनल रेन caused a lot of damage to the crops, the unseasonal rain caused a lot of भी ठीक है, डैमेज टू द क्रॉप्स, ये तो नो एरर है भाई, एकदम सही है, नो एरर है ये नो एरर है, ऑप्शन नंबर सी नो एरर। आगे चलेंगे, ऑप्शनल, ऑप्शनल का एंटोनियम क्या चलेगा,
ऑप्शनल का एंटोनियम कंपलसरी आएगा। ऑप्शनल का मतलब कि कुछ एक चूज कर सकते हैं, कंपलसरी का मतलब चूज नहीं कर सकते, एंटोनियम बताना था, तो ऑप्शनल का एंटोनियम हो जाएगा कंपलसरी। आई हैव बीन, कितना टाइम हो गया भाई आज? अरे 1 घंटा हो गया भाई, 2 सब्जेक्ट में 1 घंटा ले लिया अपन ने। आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकन, आज मैथ्स थोड़ी हार्ड थी, फॉर्मूले ज्यादा थे मैथमेटिक में। आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग, वंडरिंग के साथ में ऑन आता है, ऑन, ऑन कहाँ पे है? ऑन, ऑन ये रहा, ऑन टेक, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है बताओ? इंस्क्रू इन अरे अरे, ये ऑन नहीं आता भाई, ऑन नहीं आता। वंडरिंग अबाउट आता है, वंडरिंग अबाउट टेक ही कब होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका, ए नहीं होगा। ए मत लगाना, ए हटा देना कृपया करके, बी लगा लेना। ठीक है, इंस्क्रूटेबल का सिनोनिम बताना है। इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है, इंस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है? इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसको जो है वो विस्तार से बताया नहीं जा सकता, तो इसको इनएक्सप्लिकेबल बोल देंगे। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब भी वही होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना। इंस्क्रूटेबल वही होता है जिसको विस्तार से नहीं बताया जा सकता। अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है? मैरी वॉज बोर्न इन 1867, 1867 इन वेस्ट वार्सो, पोलैंड, वार्सो, पोलैंड। At an age, she displayed a brilliant mind and a personality. Her great exuberance of learning her to study further. However, she became when she learned that the universe was closed. Woman determined to receive a higher education, she joined a French university. तो बस एक लड़की है मैरी, उसकी बात हो रही है, और ये 1867 में पैदा हुई, और उसके बाद में जो है वो ये किसी यूनिवर्सिटी में जा रही है, तो ये इसकी कोई उसकी बात हो रही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। मैरी वॉज बोर्न इन 1867 इन वॉर्सो, पोलैंड, एट एन अर्ली, या फिर इग्नोरेंट, या इन्फेंट यंग। यंग तो नहीं होगा, यंग एज होता है क्या? यानी यंग एज नहीं, अर्ली एज होता है, अर्ली एज हमेशा बोलते हैं। एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड ए ब्रिलियंट माइंड एंड ए ब्रिलियंट माइंड एंड ए पर्सनैलिटी। कौन सी पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी कौन सी भाई? ब्रूसेड पलिटी, ब्लिथ पर्सनैलिटी, ब्रूटल पर्सनैलिटी, या ब्लोटेड पर्सनैलिटी, कौन सी पर्सनैलिटी बताओ? तो ये आपकी पर्सनैलिटी होती है ब्लिथ पर्सनैलिटी, ब्लिथ पर्सनैलिटी। हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग, लर्निंग के बाद में क्या आएगा? लर्निंग के बाद में आएगा हमारा अगला वाला क्वेश्चन, देखते हैं। प्रॉम्प्टेड, या प्रोमिस्ड, या प्रपोज्ड, या प्रोजेक्टेड? लर्निंग, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड ही आएगा यार, प्रोमिस तो नहीं आ सकता, प्रपोज भी नहीं आ सकता। प्रॉम्प्टेड हर, प्रॉम्प्टेड का मतलब ललचाना, ललचाना होता है प्रॉम्प्ट, ललचाना। प्रॉम्प्टेड हर टू स्टडी फर्दर, मतलब उसको प्रॉमिस नहीं किया गया, उसने उसको वो ललचाया, उसका दिल ललचाया ना, आगे की फर्दर स्टडी का मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए उसका दिल ललचाया, मन ललचाया, तो प्रॉम्प्टेड आ जाएगा यहाँ पे। आगे चौथे नंबर में क्या आएगा? हाउएवर सी बिकेम के आगे क्या होगा? बिकेम डिस हैविल्ड, या डिस्टिंग्विश्ड, या फिर डिसफिगर्ड, तो डिसग्रंटलेड होगी, डिसग्रंटलेड। हाउ डिसग्रंटलेड व्हेन शी लर्न दैट द यूनिवर्स वाज क्लोज्ड। क्लोज्ड के बाद में क्या आता है? क्लोज, क्लोज के बाद में तो आपकी प्रीपोजिशन फिक्स है, क्लोज टू वुमेन, क्लोज टू वुमेन का मतलब इसके वुमेन के आस पास, पास में होता है। क्लोज टू का मतलब कहते हैं ना कि क्लोज टू, इसके पास में है बिल्कुल। डिटरमाइंड टू रिसीव ए हायर एजुकेशन, सी ज्वाइंट ए फ्रेंच यूनिवर्स। ठीक है ना? तो ये एक उसके वुमेन की, एक औरत की, एक लड़की की जो है वो कहानी थी, जो 1867 में पैदा हुई थी वर्षों के अंदर। उसने उसके बाद में पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करी, अपनी वहां पे पहुंची। तो क्लोज टेस्ट को आपके इस तरीके से करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा मॉक टेस्ट आज खत्म होता है, टाइम हमने काफ़ी ले लिया है, 1 घंटा हमने लेना नहीं था, मैंने सोचा था 40 या 45 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। पर मैथमेटिक्स में आज क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे ना, फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। फॉर्मूले लिख लेना अपने भाई, है ना? और जो मैंने दो चीज़ आपसे पूछी, एक तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन में उसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आवाज़ कैसी आई है आज? आज नए माइक से मैंने रिकॉर्ड किया, तो आवाज़ कैसी आई वो भी बताएंगे, फुस वाली आवाज़ आई है कि नहीं आई? ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच। डेली मॉक का टाइम आपको बताइए, 2 बजे का टाइम होता है मॉक का, और मॉक टेस्ट हर एक बंदे ने देना है, जो बंदे दे रहे हैं, जिन्होंने लास्ट तक देखा ये मॉक टेस्ट। आप, मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों से एज में है, ये मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा,
या मैं आपको हवा में नहीं ले रहा, अब रियल में बता रहा हूँ। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और लास्ट तक पहुंचे हैं, इसको पूरा देखा है, इसका मतलब आप उन लोगों से तो अलग है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता और वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, उनको पता नहीं है किस वे में चलना है, किस गाइड में चलना है, किस गाइडेंस में किस वे को फॉलो करना है ना? उनको कुछ पता नहीं है। पर आप एक मॉक टेस्ट को भी जो फॉलो कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई भी अपने तरीके से कर रहे हो, तो बहुत आप लोगों से एज में है। 6 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। कुछ लोगों के मन में डाउट है कि यार 6 महीने में कैसे हो पाएगा? अरे यार, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग ये तीनों तो कन्फर्म हो जाएँगे 6 महीने में, 6 क्या 5 महीने में ही कंप्लीट हो जाएँगे ये। इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है, 5 साढ़े 5 महीने में कंप्लीट हो जाएँगे। ये मैथ्स जो है, ये 1-2 चैप्टर लास्ट में बच सकते हैं। मान लो ज्योमेट्री बच जाएगा एक तो, और एक छोटा-मोटा और चैप्टर, 1-2 चैप्टर बच जाएँगे तो इसके 1 महीना और लगा लेंगे, बाकी 3 तो 6 महीने में कंप्लीट हो ही जाएँगे, ठीक है ना? तो ये थोड़ा बहुत रह जाएगा यार। सोचो, एक तो आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यार मेरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एक आप थोड़ा-सा करके सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे चलो मैंने अपना 90% कंप्लीट कर लिया 6 महीनों में, और दूसरा आप सोच रहे हो यहाँ पे कि यार मैं 6 महीने में कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। आपके 6 महीने में तो आप 10% भी नहीं कर पाए। क्यों? क्यों? तो आप इस चक्कर चक्कर में पड़े हुए थे कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जो लोग कर रहे हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है और उनको कुछ नहीं है, वो फालतू के इधर-इधर कमेंट करना, कुछ भी नहीं करते। वो आते हैं, अपना शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल देख के पूरे दिन फॉलो करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखते हैं या लाइव में आके पूछ लेते हैं, ठीक है? उनका पढ़ाई करने का तरीका ये है और आपका भी यही होना चाहिए, ठीक है भाई? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे-राधे।